वो दावतों वगैरह में नहीं जाता था। ऑफिसर्स मेस का वो रुकन जरूर था, मगर उनके यहाँ साल में शायद एक ही बार गया हूँ। उसकी कोठी संसद मार्ग पर वाक़ थी, जहाँ वो अपनी बीवी, बहू और एक ज़ेर तालीम लड़की के साथ रहता था। वो कभी फिल्म देखने भी सिनेमा हाउस में नहीं जाता था। दफ्तर से वापस आकर वो घर पर ही अपनी पोती पोते से जी बहलाता। वो संस्कृत जबान भी जानता था और अक्सर शंकराचार्य की किताबें उसके ज़ेर मुताला रहती। इन तमाम मालूमात में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मेरे काम की थी, और वो ये कि मिस्टर टंडन सुबह को सैर करने ज़रूर जाता था। मेरे लिए मिस्टर टंडन को दबोचने का यही एक मौका था, लेकिन ये काम इसलिए ज़्यादा खतरनाक था कि मिस्टर टंडन के हुक्म से खुद मेरी निगरानी की जा रही थी। अगर मैं किसी रोज़ सुबह के वक्त घर से निकलता हूँ तो लाजमी तौर पर टंडन का जासूस मेरा पीछा करने लगेगा और वो इस कत्ल का ऐनी गवाह बन जाएगा। बल्कि बहुत मुमकिन है कि वो मुझे ऐसा करने ही न दे, क्योंकि इंटेलिजेंस का कोई आदमी ऐसा नहीं होता जो अपनी ड्यूटी पर हो और उसके पास पिस्तौल न हो। चुनाचे सबसे पहले मुझे अपने पीछे लगे हुए आदमी से जान छुड़ानी थी, उसे शनाख्त करना और फिर या तो उसे झांसा देकर मुंह अंधेरे निकलना था और या उसको भी ठिकाने लगाना था। काफी सोच विचार के बाद मुझे महसूस हुआ कि ताक़ुब करने वाले को झांसा देना मुश्किल बल्कि किसी हद तक नामुमकिन है। अगर मैं बुर्का पहनकर भी मुंह अंधेरे अपनी कोठी से निकलता हूं तो ताक़ुब करने वाला मेरे पीछे लग जाएगा। अगर मैं रात किसी होटल या रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बसर करता हूं तो भी ये आदमी साई की तरह मेरे साथ साथ होगा। सेंट्रल इंटेलिजेंस के आदमियों को झांसा देना कोई आसान काम नहीं होता। ये लोग बड़े मंझे हुए होते हैं और इनकी निगाह मशकूक आदमियों से कभी नहीं हटती। उनकी आंखें बंद भी हों तो उन्हें मालूम हो जाता है कि उनका आदमी कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है और वहां से निकलकर किधर जाएगा। इसलिए मैंने दूसरा फैसला ये किया कि सबसे पहले अपने पीछे साई की तरह लगे हुए आदमी से जान छुड़वाऊं। चुनाचे मैंने इस मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इतना अंदाजा मैंने लगा लिया था कि मेरे पीछे टंडन ने सीआईडी के 2 आदमी लगा रखे हैं जो भेस बदल बदल कर मेरा पीछा करते हैं और मेरे घर के बाहर की सरगर्मियों की रिपोर्ट मुरतब करते हैं। इन 2 आदमियों को मैंने हुसूसियत के साथ घर से बाहर सुजाता के साथ या अकेले किसी स्टोर या सिनेमा हाउस की तरफ जाते अपने ताक़ुब में देख लिया था। अगरचे वो हर बार नया भेस बदल कर मेरा पीछा करते थे, इसके बावजूद मैं उनकी शक्ल सूरत से शनासा हो गया था। मिस्टर टंडन जिस सड़क पर रिहाइश पजीर थे वहां भी कई पार्क थे। एक बाग पार्लियामेंट हाउस के पीछे कुछ फासले पर था। मिस्टर टंडन उस बाग में सुबह सुबह सैर के लिए जाते। एक रात पिछले पहर में भी उठ बैठा। जब सुबह का उजाला फैलने में थोड़ी देर रह गई तो मैंने गाड़ी की चाबी निकाली और पार्लियामेंट हाउस के बाग में आ गया। गाड़ी एक तरफ खड़ी की और दरख्तों में जाकर दौड़ लगानी शुरू कर दी। मैंने अपने मकान से निकलते ही थोड़ी देर बाद एक स्कूटर सवार को अपने पीछे आते देख लिया था। वो मेरे पीछे कुछ फासला रख कर चला रहा था। मैं जब पार्लियामेंट हाउस के अकबी बाग के दरख्तों के दरमियान वाली रविश पर दौड़ लगा रहा था तो मैंने नीम अंधेरे में दूर बाग की रविश के किनारे एक स्कूटर के रुकने की आवाज सुनी। मेरा जासूस पीछा करता वहां पहुंच चुका था, मगर आज मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। आज मैं अपने दुश्मन नंबर 1 यानी मिस्टर टंडन की नकलो हरकत नोट करने आया था। मैं जानबूझकर बाग के उस हिस्से की तरफ दौड़ लगा रहा था जो पार्लियामेंट रोड के मुखालिफ समत थी, ताकि मिस्टर टंडन सैर के लिए बाग में दाखिल हों तो उन्हें देख लूं, मगर वो मुझे देख न सकें और ना ही हमारा आमना सामना हो। मैं अपना ताक़ुब करने वाले को ये तासुर नहीं देना चाहता था कि मैं मिस्टर टंडन के लिए वहां आया हूं। मैं ये चाहता था कि वो यही समझे कि मैं आज पार्लियामेंट हाउस के बागों में सैर करने आ गया हूं। जब हल्का हल्का उजाला रात के अंधेरे की चादर से झांकने लगा तो मैंने लोधी रोड की जानिब से एक छोटे कद के गोल मटोल आदमी को बाग में दाखिल होते देखा। उसने सफेद धोती कुर्ता पहन रखा था। जिस रविश पर ये नौवारिद सैर कर रहा था मैं उसकी मुतवाज़ी रविश पर जॉगिंग करने लगा। हमारे दरमियान काफी फासला था। मैंने उस आदमी को पहचान लिया। यही मेरा टारगेट इंटेलिजेंस चीफ टंडन था। मैं उस पर निगाह रखे हुए था। वो छड़ी हाथ में लिए सैर करता उस तरफ चला गया जहां आम के दरख्तों का जखीरा था। वहां से वो पार्क की तरफ मुड़ गया। अब उसने ग्राउंड में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मैं एक दरख्त के नीचे बैठकर बज़ाहिर योगा की मशकें करने लगा। असल में मैं मिस्टर टंडन को देख रहा था कि वो वहां से किस तरफ जाता है। पार्क की छोटी ग्राउंड के 3 चक्कर लगाने के बाद टंडन जिस रास्ते में बाग में दाखिल हुआ उसी रास्ते से वापस लोधी रोड की तरफ चला गया। उस पर हमला करने के लिए मैंने दरख्तों को चुन लिया था। सिर्फ वही एक मकाम था कि जहां से मैं उस पर हमलावर हो सकता था। मैं उसके सामने नहीं आना चाहता था। मुझे खतरा था कि अगर मेरी किसी गलती की वजह से मिस्टर टंडन हलाक होने से बच गया या उसके शोर मचाने पर लोग वहां आ गए तो फिर मेरा बचना मुहाल था। मैंने अपने जहन में पूरी स्कीम तैयार कर ली और थोड़ी देर तक योगा की वर्जिश करने के बाद मैं बाग से निकलकर गाड़ी में बैठा और अपने मोती नगर वाले बंगले की तरफ चल दिया। बड़ी सड़क पर आकर मैंने शीशे से पीछे देखा। कुछ फासले पर मेरी निगरानी करने वाला जासूस स्कूटर पर सवार चला रहा
रहा था। सबसे पहले मुझे इस कमबख्त से पीछा छुड़ाना था। ये भूत की तरह मेरे पीछे लग गया था। इसके होते हुए मैं मिस्टर टंडन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मेरे पास सिवाय एक चाकू के और कुछ नहीं था। चाकू मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि खून के धब्बे और ऐन मौके पर जासूस की चीखें मेरे लिए मसाइल खड़े कर सकती थी। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं एक ही झटके से यानी कमांडो के मखसूस तरीके से उसे हलाक करूं। अब ये सवाल था कि इस जासूस को कैसे धोखा दिया जाए। इसका काम तमाम करने के लिए भी सुबह का वक्त ही मौजूद था। काफी सोच विचार के बाद आखिर मेरे दिमाग में एक स्कीम आ गई। इतना मुझे मालूम था कि वो रात को मेरे पीछे होता है, उसकी ड्यूटी रात को मेरे साथ होती है। दूसरा सुराग रसां अगले दिन 8 बजे अपनी ड्यूटी संभालता है। मुझे ये भी मालूम था कि अगर मैं रात के 1 बजे भी अपने घर से निकलूंगा तो ये भूत की तरह मेरे पीछे लग जाएगा। मैं जहां जाऊंगा वो मेरा ताक़ुब करता वहीं पहुंच जाएगा। मैं उसे शहर की गुंजान आबादी से दूर ले जाकर उसका काम तमाम करना चाहता था। उसके लिए मैंने एक मंसूबा तैयार कर लिया। मैं उसे पार्लियामेंट हाउस वाले पार्क और बागात से ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता था क्योंकि उससे निजात हासिल करने के बाद मुझे मिस्टर टंडन पर हमला करना था। अगर मैं अपने पीछे लगे सुराग रसां को खत्म कर देता हूँ और मिस्टर टंडन को हलाक करने में कामयाब नहीं होता तो मैं किसी मुसीबत में फंस सकता था। चुनाचे जरूरी था कि दोनों दुश्मन थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसी रात मौत की नींद सुला दिए जाएं। ये काम दिन का उजाला फैलने से पहले पहले होना चाहिए था। मैंने रात 1 बजे का अलार्म लगाया और 8 बजे ही खाना खाकर सो गया। नौकरानी और खानसामा को मैंने सरे शाम ही छुट्टी दे दी। मैं अपनी मोती नगर वाली कोठी में अकेला था। अलार्म ने रात के 1 बजे मुझे जगा दिया। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया, जानबूझकर ड्राइंग रूम की बत्ती रोशन कर दी ताकि वो सुराग रसां जो मेरी निगरानी कर रहा है होशियार हो जाए। वो ये समझे कि मैं किसी खुफिया मुहिम पर निकलने वाला हूँ या मुझे कोई एजेंट मिलने आ रहा है। मैंने एहतियात के तौर पर चाकू भी जेब में रख लिया। सबसे पहले स्याह रंग के पतले दस्ताने हाथों पर चढ़ाए, गहरे रंग की बनियान के साथ नीले रंग की पतलून और रबड़ के सोल वाले जूते पहने। ड्राइंग रूम की बत्ती बुझाई और कोठी के गैराज की तरफ चला। मैं इस तरह खांसते हुए चल रहा था कि अगर सुराग रसां ने मुझे नहीं देखा तो मेरी आवाज सुनकर मेरा ताकुब करने के लिए तैयार हो जाए। मैंने गाड़ी निकाली और लोधी रोड की तरफ रवाना हो गया। आधी रात गुजर चुकी थी। सड़कें सुनसान पड़ी थी। सड़कों पर कहीं कहीं अंधेरा था और कहीं रोशनी। कोठियों और बंगलों के बरामदों में भी रोशनी हो रही थी। मैं बार बार गाड़ी के शीशे को देखता। अभी तक मेरे पीछे कोई सुराग रसां नहीं आया था। मैं परेशान हो गया। अगर वो मेरे ताक़ुब में ना आया तो मुझे अपनी मुहिम को मुलतवी करना होगा। मैंने गाड़ी की रफ्तार मध्यम रखी थी। संसद मार्ग का मोड़ घूमते हुए मैंने पीछे निगाह डाली तो मुझे कुछ फासले पर सड़क के खंभे की रोशनी में एक स्कूटर सवार आता दिखाई दिया। स्कूटर की रोशनी बुझी हुई थी। ये मेरा सुराग रसां ही था। वो कुछ फासला रखकर मेरा ताक़ुब कर रहा था। मैं संसद मार्ग पर से गुजर गया। अब मैं हुमायूं के मकबरे को जाने वाली सड़क पर आ गया। इस सुराग रसां के क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार के लिए मैंने हुमायूं के मकबरे को मुंतखब किया था। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज न की। सामने लगे आईने में से मैं हर मोड़ काटते सुराग रसां को देखकर अपनी तसल्ली कर लेता। वो स्कूटर पर बराबर मेरे पीछे चला रहा था। हुमायूं का मकबरा वहां से काफी दूर था। रात खामोश और तारीक थी। बड़ी सड़क पर मरकरी लाइट्स लगी थी। जहां रोशनी थी मैं गुजरता चला गया। सीआईडी वाला मेरा ताक़ुब कर रहा था। सड़क सीधी थी। अकब में वो कुछ फासले पर स्कूटर पर बैठा नजर आया। वो सड़क के किनारे किनारे चला रहा था। हुमायूं के मकबरे की कदीम इमारत आ गई। ये वो अजीमुशान तारीखी इमारत थी जहां हिंदुस्तान के आखिरी फरमारवा बहादुर शाह जफर ने पनाह ली थी। मकबरे की बुलंद कामत पुरशको इमारत सितारों की रोशनी में भूतों का मस्कन लग रही थी। उसके सामने वाले पार्क में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। अकबी हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था। मैंने गाड़ी पार्क की कुशादा जगह पर एक तरफ खड़ी कर दी। दरवाजे को बंद करके ताला लगाया और कस्तन अपने अंदाज को पुरस्कार बनाता हुआ मकबरे की तरफ बढ़ा। मुझे कुछ फासले पर स्कूटर के इंजन के बंद होने की आवाज सुनाई दी। मकबरे में ऐसी ऐसी भूल भुलैया थी कि वहां बड़ी आसानी से एक आदमी को ठिकाने लगाया जा सकता था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त मकबरे का चौकीदार भी कहीं लंबी तान कर सो रहा था। मैं बाग की संगीन रविश पर से होता हुआ कुशादा चबूतरे पर से गुजरकर मकबरे के ठंडे और अजीमुशान हॉल में दाखिल हो गया। हॉल में दाखिल होते ही मैं बिजली की तेजी के साथ बाएं तरफ को एक मेहराब की आड़ में हो गया और पीछे उस रविश की तरफ देखने लगा जहां से गुजर कर आया था। मुझे यकीन था कि सीआईडी वाला सुराग रसां मेरे पीछे जरूर आएगा, मगर पार्क की रविश सितारों की रोशनी में वीरान थी। कहीं ये शख्स वहीं मकबरे के बड़े दरवाजे के पास रुककर मेरी वापसी का इंतजार तो नहीं कर रहा। ये बात मेरे लिए सख्त नुकसानदेह थी। मैं उसे मकबरे की तरफ लाना चाहता था। मैं हुमायूं के मकबरे के करीब तेज तेज कदमों से चलता अकबी दरवाजे से निकलकर मकबरे के पिछवाड़े आकर एक सुतून के पीछे छुपकर बैठ गया। उधर भी छोटा सा पार्क था जो तारीकी में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर एक खंबे पर मरकरी लाइट्स रोशन थीं। इस रोशनी को दरख्तों ने रोक रखा था। सीआईडी वाला उधर भी नहीं आया था।
अब मुझे हर हालत में उसे ठिकाने लगाना था। अगर मैं ऐसा करने में नाकाम रहता हूँ तो कुदरती तौर पर वो सुबह मिस्टर टंडन को रिपोर्ट दे देगा कि मैं आधी रात को हुमायूं के मकबरे में गया था। ये बात मेरे लिए मजीद परेशानियां पैदा कर सकती थी। मैं इसी उधेड़बुन में था कि मुझे नीम रोशनी में एक इंसानी साया होज वाली रविश के दरख्तों में आगे बढ़ता दिखाई दिया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। वो मकबरे के अकबी दरवाजे की तरफ फूंक फूंक कर कदम रखता बढ़ रहा था। जब वो चबूतरे के निचले हिस्से में आया तो मैंने उसे पहचान लिया। वो CID वाला ही था। 2 कदम चलने के बाद वो रुक कर बैठ गया और दाएं बाएं देखने के बाद फिर चलने लगता। मेरा शिकार जाल में फंसने के लिए चला रहा था। मैं घुटनों के बल चलता मकबरे के तीसरे मेहराबी दरवाजे वाले सुतून के पीछे चला गया। मैं इस हकीकत से भी बाखबर था कि इस सुराग रसां के पास पिस्तौल जरूर होगा। मैं सोचने लगा कि ये शख्स मकबरे के अंदर आकर क्या करेगा। जाहिर है उसे मेरी तलाश है और वो छुपकर मेरी सरगर्मियों को नोट करना चाहता है। करीने तयास यही था कि वो मकबरे में हॉल में दाखिल होते ही किसी सुतून या कब्र की ओट में छुप जाएगा। मेरे सामने बाएं जानिब सिर्फ 2 मेहराबी दरवाजों के सुतून थे। हुमायूं की कब्र दरमियान में थी, जहां अब मैं अगर जाता हूं तो देखा जा सकता था। मैंने वहीं रुके रहना मुनासिब समझा और बैठ गया। मकबरे में अंधेरा था। सिर्फ सायों और खाकों की शक्ल में कब्र और सुराग रसा दिखाई दे रहा था। सुराग रसा सतून के पीछे छुपा मुझे नजर आ रहा था, क्योंकि उसका एक पहलू मेरी तरफ था और उसके और मेरे दरमियान 2 सुतूनों का फासला था। मैं उस पर हमला करने का कोई मौसर और कारगर तरीका सोच रहा था कि मेरा टारगेट अपनी जगह से हिला। सुराग रसा सुतून से हटकर आगे कब्र की तरफ जा रहा था। वो झुका झुका चल रहा था। वो मेरी खोज में था और पता करना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं बेआवाज कदम उठाता दूसरे और फिर तीसरे सुतून के अकब में आ गया। खुदा जाने उसे कैसे मेरी आहट महसूस हो गई थी। हालांकि मेरे जूते रबड़ के थे। उसने तेजी से पलट कर देखा। मैं सुतून के पीछे छुप गया था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उसके दिल में क्या है। वो जल्दी से अकबी मेहराबी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। 3 सेकंड के बाद उसे मेरे सुतून के करीब से गुजरना था। जो ही वो मेरे सुतून के करीब से निकला, मैंने उस पर छलांग लगा दी। इस छलांग के 3 एक्शन थे: छलांग लगाना, दुश्मन को दबोचना और उसकी गर्दन को अपने शिकंजे में लेकर जोर से झटका देना। ये कमांडो एक्शन था और इस खतरनाक एक्शन से किसी सुराग रसां का बच निकलना नामुमकिन था। वो मेरे साथ ही संगमरमर के फर्श पर गिरा। मैंने पहले ही से एहतमाम कर लिया था कि उसकी आवाज न निकले। उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में थी और मैं उसे यक के बाद दीगरे 3 जबरदस्त झटके दे चुका था। मेरा हमला इस कदर अचानक और जोरदार था कि उसे संभलने का मौका ही न मिल सका। जब मुझे यकीन हो गया कि दुश्मन के सांस की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला खत्म हो चुका है, तो मैंने आहिस्ता से अपना बाजू उसकी गर्दन से निकाल लिया। वो एक तरफ को लुढ़क गया। मैंने उसके दिल पर हाथ रखा। दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। गर्दन एक तरफ को ढलक चुकी थी। मैं सुराग रसां की लाश को घसीट कर एक सुतून के पीछे ले गया, जहां एक बार फिर उसकी चेकिंग की। वो मर चुका था। मैंने लाश को वहीं पड़े रहने दिया और झाड़ियों और दरख्तों की ओट लेता पीछे से निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और मकबरे के पार्किंग पैलेस से बाहर आकर उसे पूरी रफ्तार से चलाता हुआ बड़ी सड़क पर ले आया, जहां मैंने गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता कर दिया। दस्ताने उतार कर जेब में रख लिए। अब मेरा टारगेट दुश्मन नंबर 1 मिस्टर टंडन था, मगर अभी सुबह की सैर का वक्त नहीं हुआ था। मुझे ये वक्त किसी ऐसी जगह गुजारना था जहां मुझ पर किसी की नजर न पड़ सके, और ये जगह सिवाय नई दिल्ली की कुशादा सड़कों के और कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं इन सड़कों पर कब तक गाड़ी चलाता? मैंने गाड़ी का रुख एयरपोर्ट की तरफ कर दिया। एयरपोर्ट वहां से काफी दूर था। दूसरे, वहां मुझसे पुलिस का कोई आदमी पूछगिछ नहीं कर सकता था। एयरपोर्ट पर तो सारी रात ट्रैफिक जारी रहती है। ताहम मैंने एयरपोर्ट पर एक वीरान सी जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी और खुद बाहर निकलकर दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गया। गाड़ी वहां से मेरी निगाह में थी, मगर कोई मुझे नहीं दिख सकता था। ठीक 4 बजे मैं गाड़ी लेकर पार्लियामेंट हाउस की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद सैर का वक्त शुरू होने वाला था। गर्मियों में 4 साढ़े 4 बजे ही पॉपहट पड़ती है और सैर करने वाले घर से निकल आते हैं। पार्लियामेंट हाउस वाले पार्क और बाग की एक एक जगह मेरी निगाहों में थी। मैंने एक वीरान से मकाम पर दरख्तों के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी। 4:30 का वक्त हो गया था। आसमान पर मशरिक की तरफ हल्की हल्की नीली रोशनी फूटने लगी थी। पार्क में मुझे 2 आदमियों के सैर करते हयूले दिखाई भी दिए थे। मैं गाड़ी से निकलकर पार्क के बाजू में आम के उन दरख्तों के पीछे एक जगह बैठ गया, जहां से मिस्टर टंडन को सैर करते हुए गुजरना था। जहां से मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट के उस नाके पर भी नजर रखे हुए था, जहां से मिस्टर टंडन को पार्क में दाखिल होना था। रात के अंधेरे में पिछले पहर की नीलाहट नमूदार होने लगी थी। अंधेरे की धुंध आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही थी। पार्क में अब लोग सैर करने निकल आए थे। मिस्टर टंडन के आने का भी वक्त हो गया था, मगर वो अभी तक नहीं आया था। मैं यूं आलती पालती मारकर बैठ गया, जैसे योगा की वर्जिश कर रहा हूँ। जू जू वक्त गुजर रहा था और सुबह हो रही थी, मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। खुदा जाने क्या बात हुई थी कि मिस्टर टंडन अभी तक पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले रास्ते से पार्क में दाखिल नहीं हुआ था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था।
जब दिन का उजाला चारों तरफ फैल गया और लोगों की भी आमदोरफ्त ज्यादा हो गई तो मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब मेरी वहां मौजूदगी खतरे का बायस थी। मैं लंबे लंबे डग भरता गाड़ी की तरफ आया और फिर मोती नगर की तरफ रवाना हो गया। मुझे अपने पीछे लगाए गए सुराग रसां की मौत का अफसोस था। बेचारा खामखा मारा गया, लेकिन इस काम में तो ऐसा होता ही है। अगर उसका बस चलता तो वो मुझे जिंदा न छोड़ता।